हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कैसे हुआ, यानी भारत के राज्यों का भाषाई पुनर्गठन। क्या हम जो राज्यों की संख्या का मौजूदा स्थिति देखते हैं, क्या वही स्थिति पहले भी थी? भारत की जो है फ्रीडम के समय भी यही परिस्थिति थी? नहीं, बल्कि उस समय स्टेट की संख्या, जो अभी स्टेट की संख्या यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उस समय इतनी संख्या नहीं थी और भारत के राज्यों की स्थिति कुछ दूसरी थी, जो कि मौजूदा स्थिति से बिल्कुल भिन्न थी। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि कैसे जो स्टेट्स हैं वो एक के बाद एक बनती चली गई। आज़ादी के बाद कौन कौन से स्टेट फॉर्म हुए और कैसे हुए, परिस्थिति क्या थी, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्यों का भाषाई पुनर्गठन। ठीक है ना। राज्यों का भाषाई पुनर्गठन किस प्रकार होता है, इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसके इतिहास में अगर हम जाएं तो इसकी मांग जो है आज़ादी से पहले भी की जाती रही है और 1912 में इसी तरीके से बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे स्टेट्स भाषा के आधार पर पुनर्गठित किए गए थे। आज़ादी से पहले कांग्रेस भी भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग करती रही थी। उस समय राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भिन्न थीं, लेकिन आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर कांग्रेस ने स्वयं राज्यों के पुनर्गठन की मांग नहीं उठाई, बल्कि कुछ आंदोलन ऐसे हुए जिसके बाद कांग्रेस को ये मानना पड़ा कि हाँ, भारत का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो देखते हैं इसकी इतिहास क्या है। देखिए, साउथ इंडिया में भाषा के आधार पर जो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज बोलने वाले, इन्होंने बहुत आंदोलन किया। ठीक है ना। और इन्होंने बराबर मांग किया, खास तौर पे तेलुगु भाषियों ने, कि हमारा एक अलग स्टेट होना चाहिए। ठीक है। तो जब भारत आज़ाद होता है तो जो है एक आयोग का गठन किया जाता है ना। जब भारत आज़ाद होता है तो इनके मांग पर, है ना, कांग्रेस जो है गौर करती है और 27 नवंबर 1947 को राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग को स्वीकार करते हुए जो है राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्होंने एक आयोग की नियुक्ति की जिस आयोग का काम था कि राज्यों का भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन की मांग उठी है, क्या ये जायज़ है कि नहीं और किस प्रकार से राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इसके लिए राजेंद्र प्रसाद जी ने 1948 में एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का नाम था धर आयोग, जिसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। ठीक है। एस.के. धर साहब की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे। इन्होंने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि राज्यों का भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन हो रहा है, जो मांग हो रही है, तो वो राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि राज्यों को पुनर्गठित अगर किया जाना चाहिए तो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए कि कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी होगी, सरकार को प्रशासन सुव्यवस्थित रहेगी, उसको आधार बना करके राज्यों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए। तो इस आयोग ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया इस डिमांड को कि भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन होगा। लेकिन फिर भी 1948 में ही जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो है ठीक है, राज्यों की भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन की मांग उठी है तो हम इस पर विचार करेंगे। और एक आयोग फिर फॉर्म होती है, एक आयोग फिर बनती है जिसका नाम था जेवीपी आयोग या जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी मिंटू से जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया।
ठीक है। ये पट्टाभी सीतारमैया जयपुर के कांग्रेस सेशन 1948 के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इन लोगों ने फिर राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन की उठी मांग पर विचार किया, लेकिन इन्होंने फिर 1949 को अपनी रिपोर्ट में ये इस बात को फिर से खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट में इन्होंने ये भी कहा कि अगर जन भावना बहुत व्यापक रहती है, यानी बहुत अधिक लोगों के द्वारा ये मांग निरंतर की जाती है, तो फिर इस पर सरकार विचार करेगी। तो ऐसी ही एक स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद सरकार को विचार करने पर मजबूर होना पड़ा कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग अब जो है मानना ही पड़ेगी। एक ऐसी स्थिति कब पैदा होती है, जब मद्रास में चूँकि देखिए ये इंडियन मैप है, ठीक है ना, मान लेते हैं हम रफली, ठीक है। तो ये जो मद्रास स्टेट है ना, ये तमिल बहुल क्षेत्र था, ठीक है ना। और उस समय आंध्र प्रदेश वगैरह इसी मद्रास में यानी तमिलनाडु में मिले हुए थे। तो ये जो क्षेत्र था, ये आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र था, यहाँ पे तेलुगु भाषी यानी तेलुगु भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे और यहाँ पे तमिल भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। तो ये जो तेलुगु भाषा का क्षेत्र था, इन लोगों ने आंदोलन जो है शुरू किया और इन्हीं की डिमांड थी कि हमारा एक अलग क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पे हम तेलुगु भाषा जहाँ पे चलता है, ये अलग स्टेट होना चाहिए। तो जो मद्रास था, ये जो कंप्लीट मद्रास, इसके एक तेलुगु नेता थे, इसके एक तेलुगु भाषी नेता जिनका नाम था पोट्टीश्री रामुलु। इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन मतलब जब तक हमारी डिमांड को नहीं मानी जाती है तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। इस दरमियान इन्होंने 56 दिन तक आमरण अनशन किया, ठीक है। और 56वें दिन जो है इनका देहांत हो जाता है। देहांत हो जाता है कब? 15 दिसंबर 1952 को। ये एक ऐसी खबर थी, है ना, और मतलब कि चूंकि इनका डेथ हो जाता है आमरण अनशन करते हुए, तो इनके डेथ के बाद बहुत ही व्यापक आंदोलन हो जाता है, तेलुगु भाषी आंदोलन, और आंध्र प्रदेश की मांग बहुत ही व्यापक हो जाती है और सरकार को फिर इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ता है। और उसके ठीक 4 दिन के बाद यानी 19 दिसंबर 1952 को तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग स्टेट यानी आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को करनी पड़ती है। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा इनको करनी पड़ती है और इस प्रकार भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बनने वाला पहला स्टेट था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट आंध्र प्रदेश राज्य था, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को बना था। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला स्टेट था। अब देखते हैं हम, जब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है, तब जितने भी स्टेट थे जो कि भाषा के आधार पर अपने अपने स्टेट्स को पुनर्गठित करने की मांग कर रहे थे, उनका आंदोलन भी तेज हो जाता है। उन्हें भी ये आशा की किरण दिखने लगती है कि अब हमारे भी स्टेट को बनाया जा सकता है अगर एक स्टेट भाषा के आधार पर बन गया। इसके बाद सरकार ने जो है दिसंबर 1953 को ही एक आयोग का गठन किया जिनका काम था कि कैसे राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जाए, ठीक है ना। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस फजल अली। इसके अन्य सदस्य थे, इसमें 2 अन्य सदस्य थे, एक थे के.एम. पणिक्कर और एक थे हृदय नाथ कुंजरू, ठीक है, एक थे हृदयनाथ कुंजरू। तो इस आयोग ने अपना काम शुरू किया और इन्होंने भारत के सभी स्टेट्स का दौरा किया, है ना, और सभी स्टेट्स का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट 1955 में, दिसंबर 1955 में रिपोर्ट
पेश किया और इस रिपोर्ट पर कुछ संशोधन करते हुए सरकार ने 1956 में एक अधिनियम पारित किया संसद से, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में संसद से पारित हो जाता है और इसके बाद राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन की जो मांग थी वो स्वीकार कर ली गई और इसके बाद एक स्टेट फॉर्म होते चले गए। तो हमने देखा पहले धर आयोग 1948 में, है ना, धर आयोग ने रिपोर्ट दी कि भाषा के आधार पर पुनर्गठित नहीं किया जा सकता। उसके बाद में फिर जेवीपी कमेटी फॉर्म होता है, जेवीपी कमेटी ने भी अस्वीकार कर दिया। उसके बाद पोट्टी श्री रामुलु का देहांत होता है आमरण अनशन के दौरान। उसके बाद सरकार को मानना पड़ता है कि हाँ, भाषा के आधार पर पुनर्गठित अब किया जाना होगा। तब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने वाला पहला स्टेट बन जाता है और इसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग अन्य जगहों में भी तेज हो जाती है और इसके बाद एक आयोग की नियुक्ति सरकार करती है 1953 में। इसके अध्यक्ष थे फजल अली और अन्य सदस्य थे के एम पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की, सरकार को पेश की, है ना, 1955 में और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब बना उस समय भारत में जो स्टेट्स की संख्या थी वो 14 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश थे। ये 14 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरीज ही यहाँ पर थे। तो देखिए, भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन की मांग थी वो स्वीकार कर ली गई और स्वीकार के साथ साथ अधिनियम भी पारित हो गया। अब जो स्टेट्स थे वो कैसे फॉर्म हुए और कैसे मौजूदा जो संख्या है राज्य की वो कैसे आई निरंतर कालक्रम में, वो हम देख लेते हैं। तो जब संसद से 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हो जाता है, उसके बाद में जब पारित होता है तो उस समय कितने स्टेट थे? 14 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। ये 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? तो पहला था दिल्ली, जो आज भी है। उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा मणिपुर और चौथा जो यूनियन टेरिटरी था वो था त्रिपुरा और पांचवा जो टेरिटरी था यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, ये था आपका अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप और प्लस अमीनी द्वीप और मिनिकॉय द्वीप वगैरह, जो कि लक्षद्वीप के ही पार्ट थे। ये सब मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो 1 2 3 4 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन और 14 जो स्टेट थे, इसमें बड़े बड़े जितने भी स्टेट अभी आपको नज़र आ रहे हैं उसमें से मेन स्टेट सारे स्टेट्स वो थे। मेनली क्या है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद कैसे स्टेट्स फॉर्म होते हैं वो हम देखते हैं, वो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए जैसे एक रफली ये इंडियन स्टेट्स का मैप है, ठीक है, रफली हम देख लेते हैं, है ना। ये अगर हम मान लें कि ये मैप है ना, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हैं, कैसे स्टेट्स फॉर्म कर रही थी 1956 के बाद। तो 1956 के बाद सबसे पहले 1956 में ही चूँकि ये जो पुडुचेरी आपको यहाँ पे नज़र आता है तमिलनाडु के इर्द गिर्द, और भी पुडुचेरी के कुछ जो है जगह इधर भी हैं, है ना, आपके कर्नाटक में भी हैं। तो इस पुडुचेरी को यहाँ पे जो है फ्रांस का जो है उपनिवेश ये था पुडुचेरी। तो 1956 में ही फ्रांसीसी सरकार से जो है एक हस्तांतरण पर हस्ताक्षर होता है ना, सिग्नेचर होता है हस्तांतरण पर, कि कैसे जो है पुडुचेरी अब भारत को सौंप दिया जाए। तो इसके जो है हस्तांतरण पर हस्ताक्षर होने के बाद 1956 में ही पुडुचेरी को भारत को सौंप दिया जाता है और 1956 में ही पुडुचेरी छठा केंद्र शासित प्रदेश बनता है, ठीक है। इसके बाद 1961 में शुरुआत हो जाता है गोवा में
1961 में गोवा मुक्ति संग्राम चालू हो जाता है। क्या? तो गोवा मुक्ति संग्राम। ये संग्राम इतना व्यापक हो जाता है कि सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। गोवा चूंकि पुर्तगाली उपनिवेश था, यहाँ पर पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमाए हुए था। जब गोवा मुक्ति संग्राम हुआ तो सरकार ने हस्तक्षेप किया और इस गोवा को भी जो है अपने अंडर में ले लिया, और इसके साथ दमन और दीव वगैरह यहाँ पे जो कुछ हैं उनको 7वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। किसको किसको? पुडुचेरी प्लस, पुडुचेरी नहीं, पुडुचेरी तो हो गया, गोवा प्लस दमन, दमन प्लस दीव, है ना, इनको 7वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद 1961 में गोवा दमन दीव के जो है 7वें केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो आप मौजूदा अभी स्टेट्स देखते हैं, स्टेट गुजरात और महाराष्ट्र, ये कभी एक हुआ करते थे, है ना। कब तक? तो 1961 तक, 1961 तक एक हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे जो गुजराती, और इसका नाम मुंबई हुआ करता था, लेकिन गुजरात में चूंकि गुजराती बहुल लोग थे तो इन्होंने आंदोलन किया और यहाँ पे फिर एक स्टेट फॉर्म होता है और ये अलग अलग हो जाते हैं, है ना। ये महाराष्ट्र जो कि मौजूदा महाराष्ट्र है और ये गुजरात, है ना, ये गुजरात 1961 में बनता है। इसके बाद 1962 में यहाँ पे चूंकि देखिए आप, ये असम है ना, ये असम है, ये अरुणाचल है, अरुणाचल, असम, ये मान लीजिए आप नागालैंड है, नागालैंड, ये मणिपुर है, मणिपुर, और ये मान लीजिए मिजोरम है। ऐसे ही है क्रम, है ना। यहाँ पे जो है त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, बांग्लादेश है यहाँ पे, है ना, ये त्रिपुरा हो गया। यहाँ पर मेघालय है, मेघालय है। और इस अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे जो है एक कंट्री है जिसका नाम है भूटान, है ना, और यहाँ पर है आपका उस स्टेट का नाम है सिक्किम। तो देखिए ये स्टेट्स जो हैं, असम, पहले असम में मेघालय भी हुआ करता था, मणिपुर भी हुआ करता था, नागालैंड भी, मणिपुर तो चूंकि केंद्र शासित प्रदेश था, है ना, मणिपुर, त्रिपुरा, लेकिन नागालैंड असम से मिला हुआ था। तो 1962 में नागालैंड में जो है आंदोलन शुरू हो गया। 1962 में नागालैंड में आंदोलन शुरू हो गया और नागा भाषी जो क्षेत्र थे वो असम से, उनको असम से अलग करने की डिमांड की जाने लगी और 1962 में ही जो है नागालैंड को असम से अलग कर दिया गया। तो क्या क्या हुआ? 1956 में पांडिचेरी अलग को कैप्चर किया गया फ्रांस से। 1961 में क्या किया गया? तो 1961 में गोवा, ठीक है, गोवा किया गया। 1961 में ही गुजरात अलग हुआ, ठीक है। उसके बाद में 1962 में नागालैंड अलग हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि 1962 के बाद 1966 में यहाँ पर जो पंजाब वगैरह है, गुजरात के, राजस्थान के ऊपर में पंजाब, वहाँ से हरियाणा, 1966 में हरियाणा एवं चंडीगढ़, इन दोनों को जो है अलग किया गया। पंजाब से 1966 में हरियाणा और चंडीगढ़ को अलग किया गया। ये जो मेघालय आप देख रहे हैं, ये मेघालय भी पहले स्टेट नहीं था, बिल्कुल असम में मिला हुआ था। तो 1969 में इसे उपराज्य बनाया गया, उपराज्य बनाया गया। उसके बाद 1970 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया गया। पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था, अभी ये बिल्कुल राज्य बन गया, ठीक है। 1970 की ये बात है। 1970 के बाद 1971 में आप ये जो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा देख रहे हैं, इन तीनों को राज्य का दर्जा दे दिया गया। किसको किसको? त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर को राज्य का दर्जा 1971 में दे दिया गया। किसको किसको? नागालैंड को तो 1961 में ही मिल गया था, लेकिन मणिपुर, मेघालय जो कि उपराज्य था, मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश थे, तीनों को 1971 में राज्य का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद 1974 का वर्ष आता है, 1974। उस समय सिक्किम हमारे देश का पार्ट नहीं था, तो 1974 में सिक्किम को एक सहयोगी राज्य बनाया जाता है, सहयोगी राज्य बनाया जाता है। और फिर 1975 में 36वें संविधान संशोधन, ये याद रखिएगा, 36वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब आते हैं हम, ये जो 7 स्टेट्स हैं, इसमें 1986
ठीक है ना। 53वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन के तहत 1986 में ये जो आप देख रहे हैं मिजोरम जो कि केंद्र शासित प्रदेश, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश था, अरुणाचल प्रदेश भी केंद्र शासित प्रदेश था, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश 1971 में ही बनाया गया था। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश था मिजोरम, ये 1986 में एक राज्य का दर्जा पा जाता है मिजोरम। और इसी के साथ 55वें संविधान संशोधन के तहत 1986 में ही अरुणाचल प्रदेश को भी राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये दोनों भी स्टेट बन गए। उसके बाद 1961 में गोवा को पुर्तगाली हस्तक्षेप से छुड़ा करके जब एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो वो वर्ष भी आता है 1987 में, जब जो है 57वां संविधान संशोधन के तहत इसको भी राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब? 1987 में 57वां संविधान संशोधन 1987 में इस गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और इसके बाद कुछ स्टेट्स फिर और भी फॉर्म हुए, है ना, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन सभी को 2000 ईस्वी में जो है अलग स्टेट का दर्जा दिया गया। उसके बाद तेलंगाना को 2 जून 2014 को अलग स्टेट का दर्जा दिया गया, आंध्र प्रदेश से अलग करके। Please subscribe, please share, and please like.